वेलकम टू द चैनल पेबल टीचर। ये वीडियो हमारी रहेगी हिंदी के एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये जो हिंदी के एमसीक्यू होंगे वो आपको हेल्प करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए हो या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए। और साथ ही साथ ये हिंदी के एमसीक्यू आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी का फर्स्ट एमसीक्यू जो बेस्ड होगा भाषा तथा व्याकरण पर। तो भाषा और व्याकरण के सबसे पहले हम एमसीक्यू करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये कौन सा रूप है हिंदी भाषा का जो मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है खड़ी बोली। खड़ी बोली को मानक के रूप में स्वीकार किया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं 5 हो जाती हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो हिंदी शब्द जो है वो ईरानियों का दिया हुआ है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। लिपि जो है पंजाबी भाषा की पूछी जा रही है, तो बी हो जाती है यहाँ पे गुरुमुखी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आ जाता है हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई। कौन सा ऐसा अनुच्छेद था जो हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया था। तो ये अनुच्छेद 343 था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आएंगे 7th नंबर पे, तो जिसमें क्वेश्चन आ जाता है हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था। हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 में घोषित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्टली हम आएंगे 8th नंबर पे, जिसमें क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो संस्कृत भाषा के पहले जो है प्राकृत भाषा थी, जिसको सी पॉइंट पे दिया गया है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे 10th नंबर पे। 10th क्वेश्चन है यहाँ पे कि अरबी भाषा कौन सा शब्द है। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है इसमें से। तो ये शब्द गुनाह है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आएंगे 11 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर पे, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आएंगे 13 नंबर पे, जिसमें कहा गया है कि अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। तो इसमें प्रारूपण जो है वो स्वीकार किया गया है ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 14 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द जो है एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह को कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर पे, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा अधिक प्रयोग की जाती है। मराठी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब हम हिंदी के वर्ण तथा ध्वनि विचार टॉपिक पर एमसीक्यू देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो उच्चारण स्थान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठ। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे वा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। तो दंतोस्थ जो है वो वा का उच्चारण स्थान होता है। थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है इसमें से। स्पर्श व्यंजन कौन सा है इसमें से। तो छा है, क्योंकि छा बोलते समय हमारी जीभ जो है स्पर्श होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर पे,
का उच्चारण स्थान जिसमें पूछा जा रहा है, तो का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। आप बोल के भी इन सब शब्दों को शब्दों को जान सकते हैं कि ये कौन से स्थान का उच्चारण स्थान है, कौन सा शब्द कहाँ का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 5 नंबर पे, जिसमें हिंदी वर्णमाला के वर्णों की कुल संख्या पूछी गई है। तो 52 वर्ड होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे, इनमें से कौन ध्वनि अंतःस्थ नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, बी ऑप्शन बा जो है वो ध्वनि अंतःस्थ नहीं है, क्योंकि ये जो है बा बोलने पे हमारी ध्वनि बाहर की ओर जाती है, और जबकि वा, रा, ला जब हम बोलेंगे तो ध्वनि अंदर की ओर आएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आएंगे 7 नंबर पे, इनमें से ऊष्म वर्ड कौन सा है। ऊष्म वर्ड पूछा जा रहा है आपसे। ऊष्म वर्ड जो है शाह है, षटकोण वाला शाह, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ऋड ऋष ऋड को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ऋड का कौन सा स्थान है वर्णमाला में, ये पूछा जा रहा है। तो ये स्वर में आते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो ये ओष्ठ्य नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11th नंबर पे, निम्न में से कौन सही नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि ता था दंत व्यंजन है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। तो ऐसा गलत है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, या वा अर्ध स्वर है, ये भी सही है। और शा, सा ऊष्म व्यंजन है, ये भी सही है। इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर पे, निम्न में से कौन प्राक्रमिक व्यंजन है। तो इसमें से प्राक्रमिक व्यंजन कौन सा है, ये बताइए। रा जो है प्राक्रमिक व्यंजन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे आ जाता है, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है, कौन सा व्यंजन ऐसा होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, फा और वा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे आता है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो कंठ किसका नहीं है, ये आप बोल के देख सकते हैं। जैसे का है, तो का कंठ से ध्वनि निकल रही है, खा कंठ से ध्वनि निकल रही है, गा कंठ से ध्वनि निकल रही है, जबकि जो डा है वो नहीं है कंठ का उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम हिंदी में नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे एमसीक्यू को। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है शब्द विचार। शब्द विचार के लिए पहला एमसीक्यू यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। कौन सा शब्द का भेद नहीं है, तो विदेशज जो शब्द है वो रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आ जाता है, हंसी का तत्सम शब्द कौन सा है। हंसी का तत्सम पूछा जा रहा है, तो ये हास्य सही है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आ जाता है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे डी सही है, तद्वितीय जो है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर पे, गोधूम का तद्भव है। तद्भव क्या हो जाता है यहाँ पे, तो गेहूं होता है, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर पे, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा माना जाता है, चक्रप्राण जो है वो योग रूढ़ शब्द होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा माना जाता है, तो आम्र जो है वो तत्सम शब्द है, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से, तो यहाँ पे कावा, कौवा, कुत्ता, कोयल, ये सभी जो है तद्भव शब्द हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे आता है, जिसमें पूछा जा रहा है आग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो अच्छी होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे 9th नंबर पे, जिसमें पूछा गया है साखी शब्द का तत्सम रूप। साखी शब्द का तत्सम रूप हो जाता है साक्षी, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, जिसमें पूछा जा रहा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें से, तो लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। तत्सम शब्द यहाँ पे हो जाता है प्रस्ताव, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, जिसमें पूछा जा रहा है रूढ़ शब्द का उदाहरण। रूढ़ शब्द का उदाहरण में से कौन सा है, तो ये हो जाता है जल, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द के भेद में आता है। तो रचना के आधार पे ये कौन से भेद में आता है शब्द के, तो ये आता है यौगिक में, क्योंकि धर्म और शाला से मिलकर बना हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज शब्द कौन सा नहीं है, तो पुष्कर जो है वो देशज शब्द नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जबकि ढेबरी, ढोर, पोखर ये सारे देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है देशज शब्द। तो देशज शब्द यहाँ पे हो जाता है फटाफट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे है आदमी कौन सा शब्द है। तो आदमी कौन सा शब्द माना जाता है, ये विदेशी शब्द है, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। हिंदी में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है संज्ञा का। तो संज्ञा के एमसीक्यू देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू इसमें आ जाता है समूहवाचक संज्ञा पूछा गया है, इसमें से कौन सा है। तो समूहवाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाता है अंगूर, क्योंकि ये समूह में रहता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि वो जाति को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है जिस संज्ञा के अनेक वस्तुओं तथा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनेक शब्द का यूज हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है। इससे जो है शराबी शब्द बनता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5th नंबर पे, कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है। कवि जो है वो जातिवाचक संज्ञा भेद का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है यहाँ पे, जिसमें जातिवाचक संज्ञा पूछी गई है। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे नेता हो जाता है, क्योंकि ये जो है किसी न किसी जाति को दिखा रहा है, मतलब एक समूह को दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर पे, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। मुस्कुराहट यहाँ पे भाव बता रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर पे, चोर आपसे पूछा गया है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो चोर यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस चीज़ से हमें ये पता चले कि ये व्यक्ति है क्या या करता क्या है, तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th आ जाता है यहाँ पे, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि ये हमारी भावना को दिखा रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 10th नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाती है ईश्वर, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर पर, तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है। तेजाब यहाँ पे किस संज्ञा का उदाहरण है ये बताइए। तो तेजाब जो हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि ये द्रव्य में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो जाता है पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है। पुंज यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर पे, मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है। मूर्खता यहाँ पे जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है। मंडली की संज्ञा का उदाहरण है, समूह को बता रहा है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें से, अपनापन। अपनापन भाव दिखा रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है,
ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है ताजमहल, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब हम देखेंगे हिंदी में नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू को। तो यहाँ पे सर्वनाम और विश्लेषण के एमसीक्यू आ जाते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आता है इसमें से, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह है, तो वह क्या है इस वाक्य में? वह यहाँ पे विश्लेषण हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पे, सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है इनमें से? तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं, जबकि निजवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा विश्लेषण है? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें से विश्लेषण हो जाता है अनिश्चित संख्यात्मक, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं। सब का मतलब उसमें कितने भी हो सकते हैं, तो इसलिए अनिश्चित संख्यात्मक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा। इसमें आप जो शब्द है वो सर्वनाम है, तो वो किस तरह का सर्वनाम है ये पूछा जा रहा है। ये जो है निजवाचक सर्वनाम है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आलस्य शब्द का विश्लेषण क्या है? आलस्य का विश्लेषण हो जाता है यहाँ पे आलस, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या होती है? सर्वनाम के भेदों की संख्या हो जाती है यहाँ पे 6, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाता है कौन, क्योंकि ये कौन जो शब्द है वो बताता है कि मतलब उसमें जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम होता है? तो मैं जो शब्द है वो सर्वनाम हो जाता है निजवाचक, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जिसमें 9 क्वेश्चन है, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? कोई जो शब्द है वो किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th आ जाता है, कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है? तो कौन जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, कौन, कोई, ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर पे, वह अच्छा है। तो यहाँ पे वह जो शब्द है वो कैसा सर्वनाम है? वह शब्द हो जाता है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर पे, आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप क्या है? आप जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम हो जाता है यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर पे, जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा सर्वनाम जो है वो अनिश्चयवाचक नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो जो वह जो शब्द है वो बताता है कि किसी एक व्यक्ति को, इसलिए ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? वे जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे आ जाता है, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? जो सो जो शब्द है वो संबंध को बताता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जहाँ पे जो लगेगा वहाँ पे सो भी लगेगा साथ में, इसलिए वहाँ पे संबंध की बात हो रही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे आ जाता है, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुम्हारा जो शब्द है वो किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाता है? तो तुम्हारा संबंधवाचक सर्वनाम है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे आता है, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? मुझे जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष का शब्द हो जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है 18 नंबर पे, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम माना जाता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं?
विशेषण जो है वो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विशेषण के भेद कितने होते हैं ये पूछा जा रहा है, तो विशेषण के भेद जो है वो 3 माने जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विशेषण के लिए कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण इसमें से कौन सा नहीं है, तो प्रत्येक जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, जबकि टिकाऊ, गुजराती, लंबा ये सब गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये सब कोई न कोई गुण बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं चीज़ की। अब हम देखेंगे हिंदी में क्रिया, अवयव और क्रिया विश्लेषण के एमसीक्यू को। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू आ जाता है, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, विश्लेषण। विश्लेषण जो होते हैं वो विकार नहीं उत्पन्न करते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आ जाता है यहाँ पे, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विश्लेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? तो इन सारे ऑप्शन को देख के आपको बताना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, मानसिक दास्ता दास्ता सदा काल से चली आ रही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें पूछा गया है कि रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा कार्य क्या है? गिर पड़ा जो है वो क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है, मतलब कि कैसी क्रिया है ये? तो ये संयुक्त क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ नंबर पे, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वह वाक्य है। तो ये वाक्य पूछा जा रहा है यहाँ पे, वह आम खाता है, ये वाक्य यहाँ पे सही हो जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिफ्थ, जिसमें पूछा गया है कि गिरना किस प्रकार की क्रिया है? गिरना जो है ये एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया कौन सा हो जाता है? तो सकर्मक क्रिया जो है वो लिखना है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेवेंथ नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि आप भले आएँ, इस वाक्य में भले क्या है? भले जो है वो क्रिया विश्लेषण है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम 8 नंबर पे, वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहुँच गया दिखाता है कि वह जो है द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर पे है, जिसमें पूछा गया है कि हंसना कैसी क्रिया है? हंसना जो है वो अकर्मक क्रिया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, जिसमें पूछा जा रहा है कि गाड़ी चलने लगी, इस वाक्य की क्रिया का रूप बताइए। इसका रूप हो जाता है सहायक क्रिया। बी ऑप्शन यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया यहाँ पे कौन सी है ये बताइए। तो जाना जो है वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब हम हिंदी में देखेंगे संधि के एमसीक्यू को। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू आ जाता है, वागदान का संधि विच्छेद है। वागदान का संधि विच्छेद हो जाता है वाग प्लस दान। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आ जाता है यहाँ पे, उद्योग में कौन सी संधि है? उद्योग में जो है व्यंजन संधि मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर पे, व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में यड़ संधि मानी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आ जाता है, घर पर माँ है, इस वाक्य में पर जो है वो कौन सा कारक है? पर यहाँ पे जो है अधिकरण कारक हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे आ जाता है, राजर्षि राजर्षि का संधि विच्छेद क्या है? राजर्षि का संधि विच्छेद हो जाता है राज प्लस ऋषि। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे आ जाता है, प्रत्येक का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो 6 का आंसर हो जाता है प्रति प्लस एक।
प्रत्येक का संधि विच्छेद है ये, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आ जाता है, जिसमें पूछा गया है सूर्योदय का संधि विच्छेद। सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाता है सूर्य प्लस उदय, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देखेंगे हिंदी में लिंग, वचन और कारक के एमसीक्यू को। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू आ जाता है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता है प्रत्येक का, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेकंड, कारक के भेद बताने हैं। कारक के भेद जो है 8 होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे दिन नहीं है, जबकि बाकी शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, शब्द पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है इसमें से, तो पुल्लिंग शब्द हो जाता है बुढ़ापा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर पे, पुल्लिंग शब्द बताना है इसमें से, तो फिफ्थ का आंसर हो जाता है आलस्य, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द बताना है 6 में, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से गिलहरी हो जाता है, जबकि पक्षी, फेफड़ा और चकोर जो है वो पुल्लिंग शब्द आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर पे है, राम कमल से लिखता है। राम कमल से लिखता है, इसमें किस कारक का प्रयोग किया जा रहा है। तो राम कमल से लिखता है, इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। लिंग यहाँ पे संस्कृत भाषा का शब्द है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे है, निम्न में से कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा इसमें से हो जाती है चपरासी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर पे है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाता है यहाँ पे ठकुराइन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही शब्द। दही शब्द क्या होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। राधा किशन में कौन सा समास है। समास के कुछ एमसीक्यू देखेंगे। तो राधा किशन में समास हो जाता है यहाँ पे द्वंद्व समास, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, त्रिभुवन में कौन सा समास है। त्रिभुवन में समास हो जाता है द्विगु समास, क्योंकि ये नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे 3rd नंबर पे, निर्भय शब्द में समास पूछा गया है। निर्भय में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 4th नंबर पे, गौशाला में समास आपको बताना है। तो गौशाला में जो है तत्पुरुष समास होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर पे, जिसमें माता पिता के बारे में, माता पिता कौन सा समास है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे माता पिता द्विगु समास हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे है, रुपया पैसा कौन सा समास है, ये भी द्विगु समास हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है नीलांबर कौन सा समास है, 7 नंबर पे। तो नीलांबर जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर पे, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। तो पर्यायवाची शब्द में आपको अनेक शब्द दिए गए हैं, जैसे कि अंग, अंग का हो जाता है पर्यायवाची अंश, अवयव, भाग, खंड आदि। अग्नि का हो जाता है अनल, आग, पावक, सिखी। अमृत का है पीयूष, सुधा, अमित। नेक्स्ट आ जाता है अश्व, अश्व का घोड़ा दिया गया है तुरंग। नेक्स्ट है असुर, असुर का निशाचर, निश्चर। नेक्स्ट आ जाता है आँख, नेत्र, नयन। आकाश आ जाता है गगन, आसमान। आनंद का आ जाता है मोद, आमोद। इच्छा का आ जाता है आकांक्षा और इप्सा। कमल का आ जाता है जलज, सरोज। गणेश का आ जाता है लंबोदर, विनायक। गंगा का हो जाता है नवनद और भागीरथी। नेक्स्ट है यहाँ पे चांद, चांद का हो जाता है चंद्र, चंद्रमा। इसके बाद इधर भी दिए गए हैं, जिसमें जल, नदी, पति, पत्नी, पर्वत, पुत्री, पृथ्वी, पवन, बिजली, बादल और महादेव के जो है पर्यायवाची दिए गए हैं।
इस तरह से अब हम आएंगे विलोम शब्द पर। तो विलोम शब्द में देखिए अनेक शब्दों के लिए विलोम शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अनाथ का सनाथ हो जाता है, औन्नति का उन्नति का हो जाता है, अल्पायु दीर्घायु, औन्नत का उन्नत, अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, अधम का उत्तम। इस तरह से कई सारे विलोम शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक तरफ शब्द दिए गए हैं, फिर विलोम दिए गए हैं, फिर शब्द आ जाते हैं, फिर विलोम शब्द हैं, फिर से शब्द हैं यहाँ पे, फिर विलोम शब्द हैं। इस तरह से विलोम शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। विलोम शब्द के बाद में देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में वाक्य आ जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके हाथ में व्रज हो उसको पाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके हाथ में वीणा हो उसको वीणा पाड़ी कहते हैं। इसके बाद जो 4 भुजाओं वाला हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। इसी तरह से अनेक शब्दों के लिए वाक्य दिया गया है और फिर उसके लिए एक शब्द दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं। उपसर्ग में आपको एक तरफ उपसर्ग दिया गया है और एक तरफ उससे निर्मित वाक्य बताए गए हैं। तो ये उपसर्ग हैं, फिर इससे निर्मित वाक्य दिए गए हैं। उपसर्ग में अति, अघि, अनु, अब, अभि, औ, उप, नि, परा, परि, प्र, ये सारे सब उपसर्ग दिए गए हैं। उपसर्ग के बाद में अब मुहावरे आ जाते हैं। तो मुहावरे में पहला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे तूती बोलना इसका मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है। तो रोब होना इसका सही अर्थ हो जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पे, तिल का ताड़ करना इसका अर्थ पूछा गया है मुहावरे का। तो इसका अर्थ हो जाता है यहाँ पे छोटी चीज़ को बड़ी बनाना या बड़ी कर देना। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है मुहावरा यहाँ पे कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो कमर कसने का अर्थ हो जाता है दृढ़ निश्चय करना। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है अनुनय विनय से कभी ना पसीजना, इसका अर्थ क्या है इस मुहावरे का। तो इसका अर्थ हो जाता है यहाँ पे टस से मस ना होना। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिफ्थ नंबर पे, स्वावलंबी होना इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। स्वावलंबी होने का मतलब है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देख लेंगे लोकोक्तियों को। तो यहाँ पे कहावत और लोकोक्तियाँ दी गई हैं और इसका अर्थ बताया गया है। ये यहाँ पे कहावत हो जाती हैं और इसका जो है सामान्य अर्थ बताया गया है इस तरफ। तो पहली कहावत इसमें दी गई है, अधजल नगरी छलकत जाए, मतलब कि ओछा आदमी थोड़ा गुड़ाने पर अहंकारी हो जाता है। इस तरह से सेकंड है यहाँ पे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका सामान्य अर्थ हो जाता है कि नुकसान हो जाने के पश्चात जो है पश्चाताप बेकार होता है। तो ये कहावतें हो जाती हैं यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे रचना और रचनाकार का नाम बताया गया है। इस तरह से नूरजहां रचना है उसके रचनाकार हो जाते हैं गुरु भक्त सिंह भगत। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे रचना है परती परिकथा, जिसके जो है रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस तरह से आपको ये रचनाएं दिखाई गई हैं और इसके रचनाकार हैं जो आपको हेल्प करेंगी। इसके बाद प्रसिद्ध कविताएं हैं, कहानियां हैं इसमें और उसके लेखक और रचनाकार बताए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू एवरीवन।